ओके, तो फाइनली हम लोग आज बात करेंगे इन्वर्टर टेक्निक्स के ऊपर, और यहाँ से हमारी जो है कह सकते हो एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन वाली सीरीज स्टार्ट हुई है। मतलब अभी तक जो भी हम लेक्चर्स देख रहे थे, जो भी मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर कवर करे बेसिकली, उसके अंदर हमने डिवाइसेस को कवर करा था। डिवाइसेस जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने डायोड को सीखा था सबसे पहले, देन उसके बाद हम लोगों ने बीजेटी, पावर बीजेटी, मॉसफेट, पावर मॉसफेट, है ना, आईजीबीटी, जीटीओ, एससीआर, इन सबको हमने समझा। डायक, ट्रैक, मतलब जितनी भी डिवाइसेस थी जो मेन है, देखो ऐसे तो बहुत सारी हैं और लगातार इनोवेशन होती रहती है, बट जो मेजर थी वो सारी की सारी डिवाइसेस मैंने कवर कर ली थी। ठीक है, हमने सारी की सारी कवर करी हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। मैंने जो बच्चों से फीडबैक लिया है, प्लस जो हम लोग के चैनल पे जो कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल पे, तो मैंने देखा वहाँ पर बच्चों के मतलब सही में जो, अगर मेरे को कोई पूछता है ना कि बीटेक का सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं हमेशा वोट करता हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। इट इज़ द टफेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो मैंने इसको हेड ऑन, हमने इसी को पकड़ा। मैंने सोचा कि यार इसी को पकड़ते हैं, अगर हमने इसको गिरा दिया तो बाकी सारी चीज़ें गिर जाएंगी, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज के समय में अगर तुम एमटेक करने जा रहे हो, तुम पीएचडी करो या तुम कोई भी रिसर्च वर्क करोगे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक इज़ बेस फॉर दी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। समझ में आ रही बात है, क्योंकि ये आना ही चाहिए, इसके बिना कंट्रोलर नहीं बना सकते, बहुत सारी चीज़ें। खैर, तो अभी तक हम लोगों ने डिवाइसेस के बारे में, स्विचेस के बारे में पढ़ा कि अल्टीमेटली ये सारे जो चीज़ें हमने पढ़ी, दे आर ऑल स्विचेस। ठीक है, इनका जो रोल है वो केवल स्विचिंग में है। अल्टीमेट रोल जो है वो स्विचिंग में है। मतलब हम एक स्विच बनाना चाह रहे थे, समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा हमने टेक्निक्स को डेवलप करा, इतनी इंजीनियरिंग को ऊपर अपलिफ्ट करा। अल्टीमेट पर्पस था स्विच को बनाना। ठीक है, एक ऐसा स्विच बनाना जो कि बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो सके। जैसे नॉर्मल एक जो घर में आप देखते हो मैनुअल स्विच होता है ऑन एंड ऑफ, ये हो गया मैनुअल स्विच, है ना। इसकी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत ही हल्की स्पीड पर हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। बट जब हम बात करते हैं मेगा हर्ट्स में, किलो हर्ट्स में, या हम बहुत ही हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें एक ऐसे स्विच की ज़रूरत है जो कि बहुत ही हाई किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी पर ऑन ऑफ हो सके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉसेस बिल्कुल मिनिमम हो। ठीक है, और डिवाइसेस के साथ ऑपरेट कर सके। तो अल्टीमेट ये जो पूरी की पूरी जर्नी हमने कवर करी है, ये हम स्विच ही बना रहे हैं। सही है, हम एक कंट्रोल्ड स्विच बनाना चाह रहे थे और वहीं की जर्नी हमने पूरी कवर करी अब तक। अब स्विच बना लिया है, अब चलते हैं इनके एप्लीकेशन पार्ट पे। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये डिले आप देख रहे हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में, उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने जो काम शुरू कर दिया था, इन द सीक्वेंस हम काम कर रहे थे रेक्टिफायर सर्किट के ऊपर। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया था, स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी पहले 2 लेक्चर की। बट फिर क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मेल आए, उनमें से कुछ बच्चे जो थे वो एक ग्रुप में स्टडी कर रहे थे, और भी बहुत सारे बच्चे थे। कई लोगों ने मेरे को मेल करा और लगातार मेल आने लगे, 1-2 दिन आए, तो मैं वैसे ही कह देता हूँ कि ठीक है चलो देखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वोटिंग करा लें। वोटिंग कराई गई तो बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आया। मतलब हम सोच रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, बट वहाँ कांग्रेस जीत गई, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो उम्मीद थी मुझे रेक्टिफायर से, लेकिन सब लोगों ने इन्वर्टर पे वोट करा मेजॉरिटी में। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो सबसे डरावना सपना है, जो सबसे ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट है, वो है इन्वर्टर का, है ना। और हर कोई चाहता है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, है ना। तो उन्होंने ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मेरे को दिया है, तो मैंने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, तब से इन्वर्टर का जो पूरी लेक्चर सीरीज़ है उसको तैयार करना स्टार्ट करा। तो मैंने जैसे आपको बता रखा है कि मेरी कोई टीम, मतलब ऐसा नहीं है, सारा काम मैं ही करता हूँ। तो स्क्रिप्ट बनाने से लेकर, रिसर्च करने से लेकर, इसको लेक्चर तैयार करने तक, एंड अपलोड, थंबनेल, सब कुछ मैं ही देखता हूँ। तो क्या हुआ कि ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें टाइम लगता है यार। और ऑलरेडी पैरेलल में सीरीज चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक हफ्ते की, 1 वीक का टाइम छुट्टी ले लूँ कि भैया 1 वीक मेरे को छुट्टी चाहिए और मैं केवल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। साथ में एग्जाम पॉइंटर सीरीज चली रही है, आपको पता ही, पावर प्लांट, है ना। इसके अलावा जो है यूथ पब्लिकेशन सीरीज, तो 2 सीरीज तो हर समय चली रही हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया, डेट्स वाई, ये मैंने आपको पूरा रीज़न बताया। लेकिन फाइनली आज हम लोग इन्वर्टर टेक्निक के ऊपर काम करेंगे, है ना। तो इन्वर्टर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं फाइनली, इन्वर्टर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली एक डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है डीसी पावर को एसी पावर में। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बताना ज़रूरी है, ताकि बहुत सारे ऐसे जो लेमैन, जो बिल्कुल अदर फील्ड के लोग देख रहे हैं उन्हें पता चल सके। बहुत सिंपल, ठीक है। एट डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी, मतलब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के मैग्नीट्यूड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली है क्या, अल्टीमेटली जो इन्वर्टर है वो एक डिवाइस है, ठीक है, एक स्विचिंग डिवाइस है, एक कन्वर्टर है, जो कि क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। सही है, ये इसका सिंबल होता है, बहुत ध्यान से समझ लेना। ये सिंबल बहुत बार हम लोग जो लोग एमटेक कर रहे हैं या जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने तो इस सिंबल को बहुत बार देखा होगा, बिकॉज इट इज़ बेसिकली यूज इन द रिसर्च फील्ड।
तो रिसर्च फील्ड के अंदर ये वाला सिंबल हम बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आप देख रहे हो, दिस विल रिप्रेजेंट DC एंड दिस विल रिप्रेजेंट द AC आउटपुट, ठीक। तो ये सिंबल हो गया, तो ये हो गया इन्वर्टर सिंबल। तो एक तरफ DC दोगे, दूसरी तरफ AC मिलेगी। अगर आप हाई क्वालिटी की इन्वर्टर से परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हो तो हमें एक प्रिसाइज कंट्रोल की ज़रूरत है। 3 चीज़ों के ऊपर प्रिसाइज कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहला कंट्रोल करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब किसका मैग्नीट्यूड, वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर हमें कंट्रोल की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि अगर तुम एक इन्वर्टर बना रहे हो बढ़िया हाई परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी क्लास, तो आपको मैग्नीट्यूड, वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड जो है, वोल्टेज या करंट में से कोई एक, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा इन्वर्टर है। अभी बताऊंगा मैं आगे चल के इन सारी चीज़ों को, कि अगर हम जैसे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हैं, करंट सोर्स इन्वर्टर हैं, डिफरेंट है, उनके हम बात करेंगे। तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या फिर करंट का मैग्नीट्यूड कंट्रोल करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करनी पड़ेगी, कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए फ्रिक्वेंसी के ऊपर, कि हम कितनी फ्रिक्वेंसी का आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको ध्यान हो, अल्टरनेटर की अगर हम बात करते हैं, अल्टरनेटर, ठीक है, ये जो इन्वर्टर वाली सीरीज़ है, इसके अंदर मैं डिफरेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी टच करता चलूँगा, जिससे कि एक कंपाइल्ड, एक कह सकते हो एक कंप्लीट स्टडी बन सके, कंप्लीट हम लोग टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। तो कभी मैं पावर प्लांट, कभी पावर सिस्टम, कभी सिंक्रोनस जनरेटर, ये मिक्स करके पढ़ाता रहूँगा, ठीक है, जैसा कि मेरा पैटर्न है। ओके, तो अगर हम एक अल्टरनेटर की बात करते हैं, तो अल्टरनेटर के अंदर अगर आपको याद होगा, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये घूमना शुरू करता है। तो NS इक्वल टू 120 F/P, बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन फॉर्मूला। अगर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देखो, डेट इज इक्वल टू दी NS इंटू P डिवाइड बाई 120। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, अल्टरनेटर जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, वो उसकी स्पीड और नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंड करती है। अगर 2 पोल्स हैं तो लगभग 3000 के आसपास हमारी स्पीड निकल के आएगी, उसको हमें हासिल करना होगा अगर 50 हर्ट्ज़ की पावर फ्रिक्वेंसी हम जनरेट करना चाहते हैं। इन्वर्टर के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये डिपेंड करेंगी हमारी स्विचिंग पर, कि हम स्विच कैसे ऑपरेट करवा रहे हैं, ठीक है। बताऊंगा, सब बताएंगे, सब सीखेंगे, खून में उतरेगा। ये सीरीज़ देखने के बाद कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं इन्वर्टर को इतना सिंप्लीफाई कर दूं कि तुम कोई भी क्वेश्चन हिट कर सको, जैसा अभी तक हम लोगों ने 70 लेक्चर के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस को हिट करा है, ठीक है। तो अल्टरनेटर के अंदर ये काम हम लोग स्पीड कंट्रोल करके करते थे, कि जो हमारा प्राइम मूवर है, वहाँ से स्पीड जो है, टरबाइन की स्पीड कंट्रोल करके हम लोग फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते थे। अगर तुम इन्वर्टर बना रहे हो और वो इन्वर्टर से तुम्हें आउटपुट AC देनी, तो AC की फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए फ्रिक्वेंसी कंट्रोल हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये जो है, ये हम स्विचिंग की स्पीड से कंट्रोल करेंगे। थर्ड इज फेज, कि मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज, ये 3 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, सही है, अगर हम बढ़िया परफॉर्मेंस इन्वर्टर बना रहे हैं। अब इन्वर्टर के अंदर उतरने से पहले, उसके मतलब डीप कॉन्सेप्ट में जाने से पहले, ऊपर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। तो कितने तरीके के इन्वर्टर हो सकते हैं, तो मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं, तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि जो टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ठीक है, कि किस बेसिस पर हमने बांटे हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इन्वर्टर के टाइप्स की बात करूँ, तो 3 कैटेगरी में इन्वर्टर को मैं बांट सकता हूँ, तीन बेसिस पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इनपुट सोर्स के बेसिस पर, ठीक है। अब इनपुट सोर्स मतलब, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इनपुट तो DC होता है। बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, अब सही है। तो इनपुट जो DC होता है, DC को AC में इन्वर्टर कन्वर्ट करता है, ये तो हम सबको पता है बहुत अच्छे से। लेकिन ये जो DC है, ये क्या है, ये वोल्टेज सोर्स भी तो हो सकता है और ये करंट सोर्स भी हो सकता है। वहीं से एंट्री होती पिक्चर के अंदर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर की। यानी कि जो इन्वर्टर है, जो ये डिवाइस मैंने बना रखी है, ठीक है, यहाँ पर जो तुम DC लगाओगे, वो DC क्या होगा, वो एक वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है ±10 वोल्ट, और एक करंट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है, 10 एम्पियर एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये इस बेसिस पर कि तुम इन्वर्टर को चलाने के लिए वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल करोगे DC या DC करंट सोर्स का, उसके बेसिस पर हम लोग इन्वर्टर को वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर में बांटते हैं। ये बहुत ही कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, और ये बहुत मेजर कैटेगरी है। बाकी सारी कैटेगरी छोटी मोटी, ये सबसे मेजर कैटेगरी है, ठीक है। और अभी एडवांस में बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है, जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्किटरी एंड स्विचेस, तो 2 तरीके हैं, हाफ ब्रिज इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। हाफ ब्रिज में क्या होता है, जनरली एक बहुत ही शॉर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर की बात कर लेता हूं, तो स्क्वायर वेव का जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर होगा, उसके अंदर हम लोग 2 स्विचेस से काम चला लेंगे। फुल ब्रिज के अंदर 4 स्विचेस का इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो मतलब जितना हमें फुल ब्रिजेस के अंदर हमें माल पानी चाहिए होगा, उसके आधे में हाफ ब्रिज वाला काम करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्किटरी एंड स्विचेस या कंपोनेंट, हम इनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। देन आता है आउटपुट के बेसिस पर, तो
इनपुट के बेसिस पर अगर हमने बांटा तो हमने बांटा भाई वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर। ऐसे ही आउटपुट पे बेसिस पे बांट सकते हैं कि जो एसी मिल रही है, तो बच्चे कहेंगे सर एसी तो एसी मिल रही, नहीं, एसी भी दो तरीके की हो सकती है, इट कैन बी अ सिंगल फेज एसी एंड इट कैन बी अ 3 फेज एसी। तो यहाँ से पिक्चर अंदर एंट्री होती है सिंगल फेज इन्वर्टर्स, सिंगल फेज इन्वर्टर। यार इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ये जो पीडीएफ है ना, इसीलिए मैं पीडीएफ तुरंत नहीं देता हूँ, थोड़े दिन बाद देता हूँ। और पीडीएफ नोट्स के बारे में एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में परेशान चल रहे हैं, मेरे पास बहुत रोज मेल आ रहे हैं। देखो एक बात समझो, अगर आपने यूट्यूब का टेलीग्राम मेंबरशिप लिया है, बहुत ध्यान समझ लो, सॉरी यूट्यूब की सुपर प्राइम मेंबरशिप ली है अगर आपने, तो भैया आप पोस्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम है, पोस्ट सेक्शन में बहुत सारे ऐड भी मैं डालता रहता हूं, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, अच्छा खासा समय लगेगा और आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। इसकी जगह बेस्ट ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम ग्रुप मेंबरशिप ले लो, मेरे लिए भी बेस्ट रहता है क्योंकि यूट्यूब अच्छा खासा कट लेता है, मेरे को बहुत कम पोर्शन मिलता है। टेलीग्राम मेंबरशिप में जो भी आप दोगे वो मेरे पास पहुंचता है, ठीक है। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप सस्ता भी है, कोई रीज़न है टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने सस्ता कर रखा है, 2-3 वजहें, एक तो 6 महीने का है मिनिमम, दूसरी बात वहाँ पर मेरे को डायरेक्ट पैसा मिलता है, तो इसीलिए वहाँ पे आप ये कर सकते हो। आपके लिए क्या बेनिफिट है, डिस्ट्रैक्शन फ्री है, टेलीग्राम ग्रुप पर ये हर समय ऐड नहीं आते रहेंगे जैसे यूट्यूब पे आते हैं, साइड में ऑप्शंस आते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत इजीली तुम जो है अपना पीडीएफ नोट्स शेयर ढूंढ सकते हो। सिंपली जाओ लिंक सेक्शन पर टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पर पिछले 6 महीने 8 महीने जितने भी जो लेटेस्ट पीडीएफ नोट्स मैंने डाल रखे हैं, जो भी मैंने एक विंडो सेट करी हुई है 6 महीने की जनरली, वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ पर जाके एक बार लिंक पे क्लिक करोगे, सारे लिंक तुम्हें दिख जाएंगे, एक ही झटके में डाउनलोड कर लोगे, यानी कि मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी यूट्यूब की सुपर प्राइम मेंबरशिप ली हुई है, वो लोग एक बात ध्यान रखो कि वहाँ पर आपको स्क्रॉल करके टाइम बर्बाद करना पड़ेगा और तभी आप पीडीएफ नोट्स ढूंढ पाओगे। मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने आपसे वादा करा है कि आपको 6 महीने के पीडीएफ नोट्स दूंगा, वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। ढूंढने की समस्या है वो आपको देखो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप पर मंथ बेसिस पर जाते हो तो भैया ये सारी डिसएडवांटेजेस थोड़े से हैं, ये आपको फेस करने पड़ेंगे। जो बात है मैं बता रहा हूँ क्लियर, मेरे को ट्रांसपेरेंसी में विश्वास है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, 1 नंबर का मेरा काम रहता है, तो मेरे को कोई छुपाना नहीं है। तो जो भी लिसनर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उन सबको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ रही बात है। तो इसीलिए ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया है, ठीक। तो जो भी दिक्कतें हैं वहाँ पे आप क्लियर कर लेना। अगर आपको दिक्कत हो रही है भाई, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और जिसको सारे पीडीएफ नोट्स पुराने होना एक जगह चाहिए तो 299 में मेरे से परचेस कर सकता है। ये प्राइस अभी है, हो सकता है आने वाले समय में बढ़ जाए, मैं नहीं कह सकता, बट अभी ये है 299 प्राइस है। इसमें आज तक जो भी हमने लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स दिए हैं वो सब के सब एक पॉइंट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑफर देख लेना जाके, ठीक है। बाकी मेरे को मेल कर सकते हो टिनसाइट 14 पर, कोई दिक्कत आ रही है टिनसाइट 14, ठीक है, वहाँ पर मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। ओके, तो ये बात यहाँ से उठ गई यार कि पीडीएफ नोट्स का आ गया था टॉपिक, तो थोड़ा सा मैं इधर उधर भटक गया, माफ़ करना, इधर उधर चला गया, वो चलता है ना, वो मीम वही वाला है, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो जो सिंगल फेज, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, एसी की जगह सिंगल फेज इन्वर्टर यहाँ पर आएगा, सिंगल फेज इन्वर्टर टर्म आएगा, मैं करेक्ट कर दूंगा। एंड दे आर 3 फेज इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर, ठीक है। तो एसी भी ऐसा नहीं है कि एसी एक ही आउटपुट है, एसी भी इट कैन बी अ सिंगल फेज इन्वर्टर, इट कैन बी अ 3 फेज इन्वर्टर, ठीक है, डिपेंड ऑन द हम रिक्वायरमेंट जो भी हमारी है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जो कि था हमने पहले करा था ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सोर्स, ठीक है। तो इनपुट सोर्स के बेसिस पर अगर हम इन्वर्टर को क्लासिफाई करते हैं तो वोल्टेज एंड करंट सोर्स इन्वर्टर आते हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, इनकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर जगह पर। ओके, तो अब जरा देखते हैं। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को समझेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी हम सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेजरली हमारा एक डीसी वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, यानी कि इस तरीके का जो आपको दिखता है डीसी वोल्टेज सोर्स। ओके, अब देखो अगर हम इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं तो डीसी वोल्टेज सोर्स जब भी हम यूज़ करेंगे इन्वर्टर को फीड करने के लिए, तो इट विल एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, मतलब यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा एसी वोल्टेज, ठीक है, जो कि हम लोड को ऑफर करेंगे। यानी कि एक रेजिस्टिव लोड एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, अगर आपने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर लिया है तो आप जो रेजिस्टेंस आपने लिया है इसको आप एक वोल्टेज प्रोफाइल फेंक कर इसके ऊपर मारोगे, और इस वोल्टेज प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये जो रेजिस्टेंस है ये रिएक्ट करेगा, तो इट विल ड्रॉ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट
जो कि डिपेंड करेगा लोड पर। मतलब ये जो लोड लगा हुआ है, ये करंट जो खींचेगा वो इस लोड पर डिपेंड करेगी, बट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा वो हम कंट्रोल करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर जो लोड को वोल्टेज प्रोफाइल मिलनी है वो हम कंट्रोल करेंगे, और जो लोड करंट मांगेगा, जो करंट फ्लो करेगी, वो लोड कंट्रोल करेगा। समझ में आ रही बात है? तो ये तो हो गया बेसिक। अब जरा समझते हैं इसको। अब ये जो सिंपली हमने जो डीसी वोल्टेज लगा दिया, तो क्या हम लोग एक सिंपल एक बैटरी मार्केट से खरीद के ले आए तो क्या हम उससे इन्वर्टर चला सकते हैं सिंपल बैटरी से? तो आंसर है नहीं। तो देखो जरा समझते हैं। स्टेबल और रिलायबल ऑपरेशन के लिए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के ये इंपॉर्टेंट है कि जो डीसी इनपुट आप दे रहे हो, डीसी इनपुट वोल्टेज जो बैटरी यहाँ पर लगा रखी है, या जो भी हम सोर्स लगा रखा है, पीवी पैनल है, जो भी है, वो उसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए नेचर में, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट करंट फ्लक्चुएशन। मतलब भले ही इनपुट करंट फ्लक्चुएट हो डिपेंडिंग ऑन द लोड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में वोल्टेज की प्रोफाइल जो होती है लोड को जो मिलती है वो हम डिसाइड करते हैं। तो यानी कि वोल्टेज तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उस वोल्टेज पर वो जो तुमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, वो जो लोड लगा रखा है, वो जो मोटर चला रहे हो, वो जो करंट मांगेगी वो करंट अपने हाथ में नहीं है। वो करंट कौन कंट्रोल करेगा? वो करंट कंट्रोल करेगा तुम्हारा लोड। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर ध्यान से समझो। अब जब लोड करंट हमारे हाथ में नहीं है तो ऐसे कंडीशन में भाई लोड कितनी भी करंट मांग सकता है। तो जब लोड करंट मांगेगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये जो सोर्स लेके आ रहे हो, ये सोर्स अपने वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करके रखे। मतलब इसका जो वोल्टेज का लेवल है इट शुड बी रिमेन कांस्टेंट। इसको एक नाम दिया जाता है, टेक्निकल वर्ड है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टिफनेस। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टिफनेस ऑफ द डीसी सोर्स या वोल्टेज सोर्स। तो स्टिफनेस क्या होती है? ये क्वालिटी होती है, स्टिफनेस की जो क्वालिटी होती है बेसिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स में पाई जाती है। मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स की एक क्वालिटी है, उसको हम कहते हैं स्टिफनेस। सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स, जरा बेसिक के ऊपर ध्यान देते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स को समझते हैं। सारे टाके तुम्हारे टाइट कर देंगे, सारे पेंच टाइट कर दिए जाएंगे जितने भी तुम्हारे खुले हुए हैं। तो जो लेक्चर में बना रहा हूँ, ये जो इन्वर्टर सीरीज होगी, इसके अंदर हर बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं कवर करता चलूंगा, जिससे कि जिसने ये देख लिया उसने सब देख लिया, ऐसा कुछ कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का कोशिश रहेगा कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग कवर करते चलें इस सीरीज में। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स बेसिकली ऐसा सोर्स जो कि, मतलब किस सोर्स को हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स कहेंगे? तो एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो कि कांस्टेंट वोल्टेज दे, डिलीवर करे टू द लोड रिगार्डलेस ऑफ द करंट ड्रॉन बाय द कनेक्टेड लोड। मतलब अगर हमारा कोई, मतलब हम उस वोल्टेज सोर्स को आइडियल कहेंगे जिसके अक्रॉस अगर आपने लोड कनेक्ट करा और उसने एक सर्टेन आई करंट ड्रॉ करी, तो ये जो करंट ड्रॉ करी, ये कितनी भी करंट ड्रॉ कर ले, देख रहे हो, करंट की वैल्यू कितनी भी हो जाए, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। मान के चलते हैं 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट हमेशा हमें मिलता रहेगा। समझ में आ रही बात है? सो इस तरीके की जो हमारा सोर्स होता है उसको हम कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है दूसरा जो होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये तो होगा आइडियल बातें, किताबी बातें। रियल में क्या होता है? रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है? रियल में जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाते हैं, जैसे अगर हमारी मोटर या जो भी हम खिलौना लेके आए हैं वो अगर 1 एम्पेयर ड्रॉ करेगा तो वोल्टेज हमें, बैटरी थी 12 वोल्ट की, मान के चलते हैं 1 एम्पेयर ड्रॉ करा, बैटरी का वोल्टेज गिर गया भैया, अब 11 वोल्ट ही लोड के क्रॉस मिलेगा। ऐसे अगर मैं बढ़ाता जाऊँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या होगा? वोल्टेज लगातार गिरता चला जाएगा। अगर 8 एम्पेयर करंट में खींच लूँ बैटरी से, तो जो वोल्टेज लोड के अक्रॉस या जो हमने बल्ब जला रखा होगा एकदम से वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पर आपने देखा होगा जब आप बाइक की बैटरी जाने लगती है तो जैसे ही तुम उसका हॉर्न दबाओगे तो उसकी बैटरी डाउन होने लगती है, वोल्टेज, लाइट हल्की डिम होने लग जाती है अगर बाइक ऑन नहीं है ना। और आप देखोगे कि बैटरी जो अगर आपकी डाउन हो रही है या अगर लाइट ऑन, मतलब बैटरी ऑन नहीं, बाइक ऑन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब तुम हॉर्न को दबाओगे तो देखना लाइट फ्लक्चुएट करती है। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि करंट ड्रॉ होता है, हॉर्न करंट ड्रॉ करता है और ऐसी कंडीशन में वोल्टेज डाउन होने लगता है। सो दिस इज द बहुत बेसिक चीज़ है ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। तो ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के अंदर जो मेन कल्प्रिट है वो है इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इंपेडेंस कह सकते हैं इसको। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करा, इनपुट इंपेडेंस एक ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम एक वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो एक डिफरेंस जो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को अलग करता है वो है इंटरनल इंपेडेंस। यानी कि इंटरनल, आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल इंपेडेंस की वैल्यू कितनी होगी? 0 रेजिस्टेंस की, और यहाँ पर कितनी होगी? लो होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आइडियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई अल्टीमेट रोल तो इसी को प्ले करना है ना। तो इसके लिए 2 चीज़ें की जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि भैया जो आपका सोर्स है यानी कि वही बैटरी,
उसका इंटरनल इम्पिडेंस जीरो कर दो। आइडियली आइडियली तो जीरो होता है, प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते तो लो कर दो, कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है, मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर लो इनपुट इम्पिडेंस होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो कम होगा जब हम लोग करंट को फीड करेंगे टू अ हैवी लोड, और हमें एक स्टेबल वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगी। देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिन्हें नहीं समझ में आया वो मेरे साथ समझो कि ये वोल्टेज गिर क्यों गया। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर लोड कनेक्ट करा, देखो बहुत ध्यान समझाता हूँ, ध्यान समझो, एक मिनट रुको जरा, स्क्रीन धो दें थोड़ी सी, ठीक है। अब जरा समझते हैं ध्यान से, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो मेरे साथ समझो, ग्रीन कलर में समझते हैं। मान के चलते मैंने यहाँ लोड लगाया है ना, अब ये लोड जो लगाया है इट विल ड्रॉ करंट, यहाँ से करंट ड्रॉ हुई इस लोड के अंदर, सही है, इस तरीके से। अब आप देखो इस पूरे रास्ते में क्या कोई वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये एग्जैक्टली अप्लाई हो जाएगा इस लोड के अक्रॉस, क्योंकि रास्ते में कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। वोल्टेज ड्रॉप कितना है, वी ड्रॉप इक्वल टू 0, सही। तो पूरा का पूरा 10 वोल्ट जो है यहाँ पर मिल गया। अब मैं जो करंट है वो 1 एम्पीयर ड्रॉ करूँ, 2 एम्पीयर ड्रॉ करूँ, 4 एम्पीयर ड्रॉ करूँ, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो होता है करंट जो आपने ड्रॉ करी इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस। तो क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है तो इससे मैं कितनी भी मतलब 0 इंटू 100 इक्वल टू 0, तो 0 से मैं जो भी मल्टीप्लाई करूंगा 0 होगा, इसलिए कोई भी रास्ते में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ और हमें एक फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिली। इसको मैं कहूँगा फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल याद है तुम्हें, ये फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल कहाँ शब्द यूज हुआ था, ये हमने यूज करा था कंपाउंड मशीन में, डीसी कंपाउंड जनरेटर, याद है। तो उसमें होता है ओवर कंपाउंडेड, अंडर कंपाउंडेड एंड फ्लैट, ठीक है, फ्लैट, याद आया, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल वाला। तो ओवर कंपाउंडेड के अंदर भी नहीं मिलती, अंडर में नहीं मिलती, फ्लैट वाली जो होती वहां पर हमें एक आइडियल वोल्टेज सोर्स वहां पर हम जनरेट करते हैं, याद आया कुछ कुछ, ओके। तो ये फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल पाना ही हमारा एक वोल्टेज सोर्स बनाने वाले का मकसद होता है, क्योंकि यही हमें चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे ही हमने एक लोड कनेक्ट करा, ठीक है, तो मान के चलते हैं 10 वोल्ट है ये, अब इस लोड ने 1 एम्पेयर की, मान के चलते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, 1 ओम है। तो अब यहाँ पे अगर 1 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करा इस लोड ने, 1 एम्पेयर का करंट, 1 एम्पेयर, ठीक है, तो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, प्लस माइनस वी ड्रॉप, वो कितना होगा भैया, वो हो जाएगा तुम्हारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 एम्पेयर करंट हो रही, तो 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो हमें लोड के अक्रॉस कितना मिला, 9 वोल्ट मिला, समझे। यानी कि 1 एम्पेयर ड्रॉ करने पर वोल्टेज कितना मिला, 9 वोल्ट, तुरंत ही 10 वोल्ट, सॉरी 10 से 9 वोल्ट आ गए हम लोग, सही है, कोई बात नहीं, काम चल गया। अब 2 एम्पेयर ड्रॉ करा, जैसे ही 2 एम्पेयर ड्रॉ करोगे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 2 इंटू 1 डेट इज 2 वोल्ट, है ना। तो अब तुम्हें लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है, 8 वोल्ट। अगर तुम लोड में एक बल्ब लगा रखा है तुमने, बल्ब है यहाँ पे, लोड में एक बल्ब है, तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो अल्टीमेटली वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना इस पर डिपेंड करेगी, है ना, वोल्टेज कितना मिल रहा है। अब अगर तुम बहुत ध्यान से समझना, अगर आप इसको ध्यान से, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है सर्किट में, तो वोल्टेज विल डिसाइड द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। ये मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज यूथ में करी थी, वहां पर ये चीज़ मैंने समझाई थी, बल्ब वाले जो क्वेश्चंस करे थे, ओके। तो अब देखो यहाँ पर, यानी कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो वोल्टेज डिपेंड करेगा। अब जैसे जैसे वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता जाएगा, उतना ही कम वोल्टेज हमें बल्ब के अक्रॉस मिलेगा। जितना कम वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस मिलेगा उतना कम बल्ब की ब्राइटनेस होगी। तो बल्ब जो है, बल्ब इसकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस वो क्या होगी, लगातार गिरती चली जाएगी। समझ में आ रही बात है, लगातार ड्रॉप होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग का वोल्टेज इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पी ले रहा है बीच में वोल्टेज। समझ में आ रही बात है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत लंबा वायर यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर वायर, पतला वायर और लंबा वायर तुमने बल्ब को जलाने के लिए यूज़ करा, तो वायर का जो लेंथ बढ़ने से, वायर की लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, वोल्टेज जो तुम यहाँ से सप्लाई करोगे 10 वोल्ट, रास्ते में जो वायर है वो ही 1 वोल्ट पी जाएगा, तो तुम्हारा जो बल्ब है उस तक 9 वोल्ट ही पहुंचेगा, तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ पर। तो ये सारे के सारे एक बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं क्लियर करता चलूंगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, थोड़े से पार्ट ज़्यादा बनेंगे, बट जब तुम इस समुद्र में डूब के, मतलब इस नदी में जब नहा के निकलोगे, नदी कह सकते हैं यार, समुद्र बहुत बड़ी बात होगी, तो नदी में जब डूब के निकलोगे इन्वर्टर की, तो जब डुबकी मारोगे तो भाई सारे पाप धुल जाएंगे, लिटरली सारे पाप धुल जाएंगे। पाप मतलब इन द सेंस कि जो भी तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है वो सब के सब कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज जो है, इसका मैं जान रहा हूँ बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था, इसको हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो बात करेंगे इसके ऊपर एक सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्यूशन क्या है
कि हम लोग कैसे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आइडियल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे दिया कि हम लोग क्या करें, इंटरनल इंपेडेंस को जीरो कर दें, क्योंकि सारी की सारी जड़ ये राक्षस है, अगर इसको हमने मार दिया तो काम खत्म हो गया। समझ में आ रही बात है? क्योंकि यही मतलब हम यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही है कि हम यहाँ से ये जो एक बीच में वो बैठा है, ठीक है, कह सकते हैं उसको एक, ठीक है, एक मीडिएटर बैठा है। मैं यहाँ से 10 रसगुल्ले भेज रहा हूँ कि भाई जा और पार्टी में दे दे, बट ये एक रसगुल्ला खा ले रहा है। समझ में आ रही? इसने कहा जितने आएंगे उसका मैं 1% खाऊंगा, 10% खाऊंगा, चलो मान के चलते हैं। तो जितने भी रसगुल्ले भेजोगे उसका 10% ही खा जाएगा, बचे हुए आगे जाएंगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, यही मेन करप्शन कर रहा है सिस्टम के अंदर। तो अगर हमने इसे खत्म कर दिया या कम कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि इंटरनल इंपेडेंस हम लोग क्या करें, या तो जीरो कर दें, वो तो हो नहीं सकता, तो लो तो कर ही दें, ताकि हमें स्टेबल वोल्टेज प्रोफाइल मिल सके और वोल्टेज ड्रॉप रास्ते में ना हो। ठीक है। दूसरा एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास लोड इंपेडेंस का खेल खेलना। लोड इंपेडेंस जो है, मतलब जो लोड कनेक्ट कर रहे हैं उसका इंपेडेंस इनफाइनाइट कर दो, आइडियली इनफाइनाइट कर दो, प्रैक्टिकली हाई होना चाहिए, बहुत हाई। सही है। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ऑफ थंब याद रखो, अगर आप चाहते हो कि सिस्टम का वोल्टेज अच्छा रहे, बैटरी जो है कम फूके, तो उसके लिए क्या करो, सोर्स का रेजिस्टेंस जो है वो लो होना चाहिए और लोड का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि हाई लोड अगर लोड इंपेडेंस बहुत हाई होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो करंट जो ड्रॉ कर रहा है लोड, वो बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पर या तो हम इसको ख़त्म कर दें, अगर ये ख़त्म नहीं कर सकते हो तो फिर हम क्या करें, लोड ऐसा लगाएं जो करंट ये ड्रॉ कर रहा है ये बहुत ही कम करंट ड्रॉ करे। मान के चलते हैं ये 0.1 एम्पेयर करंट ड्रॉ करे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 0.1 एम्पेयर करंट ड्रॉ करेगा तो लोड को कितना वोल्टेज मिला, यहाँ पे 10 वोल्ट हमने भेजा और यहाँ पर 9.9 वोल्ट इस तक पहुँच गया, 0.1 वोल्ट गिर गया, तो तब भी हमारा वोल्टेज स्टेबल रहा। समझ में आ रही? तो वोल्टेज प्रोफाइल देखो फिर से स्टेबल हो गई, बहुत ही कम गिरा हुआ। ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि भैया लोड रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो आपकी भर गई है, बट आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। सही है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको दोबारा बता देता हूँ कि भाई ये हमने 10 वोल्ट भेजा और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ लगाया वो मान के चलते 1 मेगा ओम लगा दिया, जिसकी वजह से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो 0.1 एम्पेयर हो रहा है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम था वो वोल्टेज कितना ड्रॉप करवा पाएगा, 0.1 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट, तो लगभग ना के बराबर। तो अगर लोड इंपेडेंस बहुत हाई कर दिया हमने तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये टेक्निक भी बहुत जगह यूज़ करी जाती है। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो बैटरी है वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह काम करे तो दो तरीके हैं, या तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम कर दो, या फिर क्या करो, या फिर जो लोड लगा रहे हो उसका बहुत ही हाई इनपुट इम्पेड मतलब आउटपुट मतलब जो इंपेडेंस है लोड का वो बहुत हाई कर दो। ये दो तरीके हम कर सकते हैं, तभी हमें एक स्टेबल वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगी। तो आई होप बेसिक समझ में आ गया होगा। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसी के ऊपर, स्टिफनेस ऑफ द वोल्टेज सोर्स, इसको जरा समझेंगे और देखेंगे कि इन्वर्टर के अंदर हम ऐसा क्या करते हैं। जब हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की बात करते हैं तो वहां पर डीसी वोल्टेज की डीसी वोल्टेज सोर्स की स्टिफनेस को कैसे बचाते हैं, ठीक है, कैसे इंप्रूव करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं, इन सब की बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, साथ ही साथ अगर आप खुश हुए हैं कि हाँ फाइनली इन्वर्टर स्टार्ट हो रहा है, जो टफेस्ट टॉपिक था उसको मैंने हेड ऑन लिया है, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। थैंक यू।